हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। आज की शुरुआत भी टंकी भरने से हुई है। वो दो दिन से बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉग्स बन रहे हैं। पढ़ने के बाद एकदम भूल ही जा रहा हूँ बनाना। फिर कंटिन्यू करूँगा। कोशिश है कि 3 महीने तक कंटिन्यूस बनाऊँ, तो इसलिए 2-2 मिनट के भी ब्लॉग्स जो आ रहे हैं डाल रहा हूँ। अभी तो पानी भरने का देखते हैं क्या पढ़ाई करते हैं। पहले कपालभाति करूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा। चलिए मिलते हैं। हेलो। सुबह के 9 बज रहे हैं। कॉफ़ी लेके बैठ चुका हूँ। कॉफ़ी ये रही। कॉफ़ी लेके बैठ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन हिस्ट्री चालू करूँगा। इंडियन हिस्ट्री नहीं चालू किया तो करंट अफेयर्स चालू करूँगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कैसा होता है। कोशिश तो रहती है कि पूरा बनाऊँ, कम से कम 10-15 मिनट का पूरा वीडियो बनाऊँ, बट कम से कम 10 मिनट का तो बनाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है। कभी कभी जैसे परसों में भूल गया था, परसों में दिमाग से उतर गया था। कल बनाते बनाते कल एक्चुअली कोई ना कोई आ गया, तो फिर वो रुक गया। अभी वो ऐसा हैबिचुएटेड नहीं हो ना सबके बीच में बोलना, ज़ोर से बोलना। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं रूम में जनरली रहता हूँ या छत पे रहता हूँ, तो अकेले बात करना है, तो यही कारण है। तो देखते हैं, है ना। तो अभी चालू करता हूँ हिस्ट्री। पहले तो 2 मिनट कॉफ़ी पीऊँगा, 2-3 सिप कॉफ़ी लेने के बाद आराम से फिर बुक खोलूँगा। चलिए फिर मिलते हैं फैक्ट्स के साथ। हेलो यार, अभी संगम मेरा पढ़ रहा हूँ। संगम मेरा में जो नाम है ना, जो भी अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग रूलर्स के नाम हैं, वो बहुत ही क्या बोले कॉम्प्लिकेटेड से हैं। मतलब वो याद ही नहीं हो रहे हैं। मैं सोचा उनके कुछ फैक्ट बताऊं, तो लेकिन वो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊँगा, तो क्या बोलूँ। फिर भी कुछ चीज़ें जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि तमिल पोइट्री में एक अगम पोइट्री, AGAM अगम पोइट्री होती है, जो लव रिलेटेड, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड वो पोइट्री होती है ना। संगम पीरियड में मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज़्यादा मतलब पूजे जाने वाले भगवान थे, जो अभी भी आप सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाओगे, केरला, तमिलनाडु और डीप इनसाइड कर्नाटका, आपको मुरुगन स्वामी का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट तेलंगाना में भी आपको मुरुगन स्वामी का मिलता है। तो मतलब डीप डाउन आपको मुरुगन स्वामी या फिर सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा आज भी होती है। वो संगम मेला से हो रही है। इसके अलावा भाई मैं है तो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे बोलता हूँ कि जो जो संगम मेरा क्या बोले कि इसमें 3 किंगडम मेन थे संगम मेरा में। चोला, पांड्या और चेरा, ये तीनों तमिलनाडु, केरला इसी रीजन में थे। ये वो समय था जो आज मान के चलिए कि 9990 साल पुराना एरा है इनके। इतना पुराना एरा है। और इस वक्त इंडिया का ट्रेड रोम से होता था। मैं वही पढ़ रहा था कि इंडिया से काफ़ी चीज़ें जाती थी रोम। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ जाता था। हाँ, जैसे कि टर्मरिक बोले तो हल्दी जाता था, हल्दी ट्रांसपोर्ट होता था रोम, है ना। काली मिर्च होती थी। जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं, कटहल होता था। और बफेलो को भी बहुत, बफेलो एनिमल, भैंस बोलते हैं ना, भैंसों का भी ट्रेड होता था। यहाँ से लेकर के आपको रोम जाता था। रोम में उस वक्त एक रूलर हुआ करता था, ऑगस्टस बोलते हैं इंग्लिश में, अगस्तस हिंदी में बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसा है। बट ऑगस्टस के वक्त में रोम का ट्रेड सदर्न इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त सदर्न इंडिया में संगम मेला चल रहा था। संगम मेला में 3 किंगडम आते हैं, चोला, पांड्या और चेरास। तो चोला, पांड्या, चेरा का बहुत ज़्यादा ट्रेड था। पांड्या उस वक्त मतलब अर्ली 3rd सेंचुरी BC के वक्त, 3rd से 6th सेंचुरी BC के वक्त की बात है। उस वक्त पांड्या जो जैसे मैंने क्या बोला, चोला, पांड्या और चेरा 3 किंगडम थे। उसमें पांड्या किंगडम में वुमेन भी रूलर रही हैं। ये 3रे से 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व। सोचिए उतने में तब
भी रही हैं, ठीक है। पांड्या किंगडम में वुमेन रूलर रही हैं। और संगम लिटरेचर बहुत ही इवॉल्व लिटरेचर है। जैसे मैंने बताया उसके जो उस तमिल लिटरेचर में मोस्टली पोएम जो है वो लव रिलेटेड पोएम्स है, प्यार और हर तरीके के इमोशन से रिलेटेड अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। जैसे माउंटेन है, डिफ़ाइन किया हुआ है। माउंटेन के अलावा सी बीचेस डिफ़ाइन किए हुए हैं पोएम में हर अलग अलग, मतलब प्यार के अलग अलग स्वरूप में या प्यार के अलग अलग मूड में अलग अलग लैंड फॉर्म को डिपिक्ट किया गया है। माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, सी बीच हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पोएम में दी गई है, तमिल पोएम में उस समय की। तो लिटरेचर काफ़ी डेवलप था। सोचिए वुमेन रूलर्स थी उस वक्त, तो मतलब एक्सेप्टेंस था, वुमेन की अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस था उस वक्त सोसाइटी में। तो ये कुछ चीज़ें, इसमें नाम बहुत सारे, मैं नाम पढ़ नहीं रहा हूँ इसलिए, क्योंकि नाम पढ़ने में बहुत चीज़, मतलब नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मैंने जैसे बताया कि यहाँ से ट्रेड बहुत था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, रोम के साथ ट्रेड था, कॉटन ट्रेड होता था, टर्मरिक ट्रेड होता था, ब्लैक पेपर ट्रेड होता था, है ना, भैंसें ट्रेड होती थी, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस वक्त तो मतलब संगम मेला में बोलते हैं कि नेवी भी, मतलब नेवल ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो सोचिए उस वक्त का एरा कैसा होगा, जब एक वक्त आपको ऋग्वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में नॉर्दर्न इंडिया डेवलप हो रहा था, सदर्न इंडिया में अलग चीज़ चल रही। तो ये एक बड़ा फैक्ट है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, नाम लेने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हड़बड़ी में कहीं गलत नाम ले लिया तो पूरा मतलब फैक्ट बताना ही बेकार हो गया। तो ये चीज़ था, बने रहिए आगे और बना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा वीडियो बनाऊँ, कुछ अच्छे फैक्ट्स भी आज निकल के आए हैं। सुबह तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, जो आपको बताया भी, एंशिएंट हिस्ट्री थी, उसके MCQs लगा रहा हूँ। और उसके बाद अभी मैं यूपी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था। इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है। तो इससे क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ क्योंकि नीचे बुक है, उससे कुछ फैक्ट्स हो सकें तो आपको निकाल के बताऊँ, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट हो, वह जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब ट्राइबल हो, कि मतलब ट्रिविया टाइप हो कि अरे यार ऐसा मालूम है यूपी में ऐसा हुआ, यूपी में वो वैसा है ना। ओके, देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो यूपी का फेमस हो गया। ये स्कीम उन्होंने निकाला है जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट फेमस होगा और उसी पे सारा काम चलेगा। उसका हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो वहाँ का हम डेडिकेट किया जाएगा, वो वहाँ पे बनेगा, वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, वो जगह की चीज़ कहलाएगी। वो में खाने की भी हो सकती है, मतलब मिठाई हो सकती है, पेड़ा हो गया, जैसे कि कांस का काम हो गया, जैसे कि कांच का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फेमस हैं। किस किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है वो मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फेमस हो गई और फिर वो वहीं से एक्सपोर्ट होंगी। गवर्नमेंट करेगी कि भाई उसको और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। तो ये पूरा चीज़ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये एक स्कीम लॉन्च हुआ है यूपी में, है ना। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है भाई, ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बन रही है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रही है यूपी। देखिए, यूपी में बहुत डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, सबसे देखिए पॉलिटिकली यूपी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि पॉलिटिकली देखिए हमको लग रहा है 80 सीटें हैं MP की वहाँ, तो इसलिए उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। कहते हैं कि अगर सेंटर में पहुँचना है तो यूपी ही रास्ता है, तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए, समझे। तो इसीलिए जैसे कि स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट की मैंने आपको बताया ना, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाया जा रहा है। बहुत सारे देखिए, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताया ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का भी का स्कीम भी लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट्स वहाँ का होगा। वहाँ पर यूथ को उस स्पोर्ट्स में पारंगत कराया जाएगा और फिर सेलेक्ट होंगे हायर लेवल पे। जैसे होता है ना, जैसे कि बोलते हैं पंजाब बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग,
कुश्ती सब हरियाणा में बहुत फेमस है, सोनीपत में बहुत फेमस है। वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूपी, मान लो किसी को बॉक्सिंग करना सीखने जाना तो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग का ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सब वहीं आकर सीखेंगे। वैसे किसी और मान लो कबड्डी का कहीं और होगा, लॉन टेनिस से कहीं और होगा। वैसे करके 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर बनेगा, जिसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर स्पोर्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एलोकेट होगा, उसका डेवलपमेंट वहाँ होगा। ये एक अच्छा चीज़ है, ये सब मतलब अच्छी चीज़ें हैं। क्या बोलूँ मैं, ये इसलिए अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि ज़रूरी है यूथ के लिए। स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत अच्छे हैं नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग बहुत अच्छा है ओलंपिक्स में कहाँ करते हैं, इक्के दुक्के जीतते हैं। जो जीतते हैं बहुत मेहनत करके जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम डेवलपमेंट हो, वो एक दिक्कत है। देखिए यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट बोला जा रहा है क्योंकि 7 एक्सप्रेसवे बना दिए गए हैं यूपी में, जो अभी ऑपरेशनल हैं, और 3 और बन रहे हैं। इतने एक्सप्रेसवे हैं मत पूछिए। अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। आगे मैंने जैसे आपको बोला, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यूपी में फोकस करना ही पड़ता है। तो और कुछ है क्या, हाँ भाई, अभी जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के पास खुल रहा है। वो अगर पूरी तरह बन के खुल जाएगा तो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, और ये इंडिया का एकमात्र स्टेट होगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और कुछ बस यही है मेन, जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। जो भी एकदम मतलब बोले ना ट्रिविया रैंक वो चीज़ें हों, वो मैंने आपको बताई। याद रखने वाली चीज़ें नहीं कि एकदम याद ही रखना है, वैसी। तो ये हैं छोटी छोटी चीज़ें ये थी। तो ये तो रही यूपी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बातें। कुछ और होंगी मैं बताऊंगा। अभी बहुत समय क्या हो जा रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। भूल नहीं भी जा रहा हूँ तो क्या था कि पढ़ने में वो फिर पढ़ने का दूसरा सब्जेक्ट निकाल, मतलब एक्चुअली सब्जेक्ट में कई बार क्या हो रहा है कि क्या फैक्ट बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आज आपको बताया ना कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा था, संगम पीरियड पढ़ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उसमें क्या है कि नाम का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है ना कि वो प्रोनाउंसिएशन में ही गड़बड़ हो गया, तो क्या बोलूँ मैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फैक्ट मतलब ऐसे दे रहा हूँ, जैसे कि एक संगम मेरा का एक रूलर है जिसका नाम है नेदुंग जेराल। अब ये नेदुंग जेराल है, नेदुंग जरल है, नेदुंग जरल है, ये मुझे पता नहीं। इसको अधिराज की उपाधि मिली हुई थी, इसने अधिराज की उपाधि धारण करी थी। अब ये मैं बताऊं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बन नहीं रहा है कि आदमी को याद रखा जाए, इसीलिए वो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। वैसे कुछ सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री में फंस जाते हैं तो कि वो सब मैं बता नहीं पाता हूँ। यही कारण है कि कल और परसों वीडियोस बने भी नहीं। परसों तो खैर मैं भूल ही गया था, दिमाग से उतर गया। रात में ध्यान आया, बोला नहीं यार कुछ तो डालते हैं, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टिल December 3 December 6 को मेरा एग्ज़ाम है। टिल December 3 मैं एटलीस्ट छोटे छोटे वीडियोज़ डालूँ, कुछ नहीं तो कम से कम 5 मिनट से ऊपर के वीडियोज़ डालूँ। जो फैक्ट समझ में आते हैं डालूँगा। मोस्टली तो बहुत रिपीटेटिव ही चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसा भी है मैं बनाता हूँ, है ना। चलिए आगे क्या फैक्ट्स पढ़ता हूँ मैं आपको बताऊँ। हेलो, देखिए इस बार के जो यूनियन बजट आया है, उस यूनियन बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ डिफेंस में। उसके बाद सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, मतलब बजट का एलोकेशन सबसे ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में, तीसरा है रेलवेज़ में, और चौथा है होम मिनिस्ट्री में, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक बात और है कि एक पीएम श्री करके एक स्कीम 2022 में चालू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि, जिसका फुल फॉर्म, पहले पीएम श्री स्कीम का फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीएम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका पर्पस था कि कुछ 14,500 के आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर के उनको एक मॉडल स्कूल में डेवलप कर देना। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के स्तर बढ़ाना, उनको एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप करना, मतलब सब सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ हो। इस साल भी बजट में उसमें कुछ एलोकेशन हुआ, कुल मिला के 7,500 करोड़ के आसपास पीएम श्री स्कीम में एलोकेशन हुआ। एक स्कीम होती MP लैड। ये नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे 1993 में,
तब ये लॉन्च हुई थी। ये क्या होता है कि जो भी एमपीज़ होते हैं उनको कुछ अमाउंट मिलता है, आई थिंक 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ सालाना मिलता है, और 2 इंस्टॉलमेंट में शायद मिलता है। मैं 2 इंस्टॉलमेंट वाली बात बोल रहा हूँ लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं उनको। हर एमपी को अपने एरिया जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एमपी बने हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट काम के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं वो, है ना। ये इसको एमपी लैड स्कीम बोलते हैं, 1993 से चली आ रही है। और इसमें इस साल कितना किया गया, लगभग 4000 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए, मतलब बजट में एलोकेट किया गया। एक रेलवे से रिलेटेड बात बतानी थी और इसके बाद मैं बजट को कंप्लीट करूँगा कि रेलवे की जो कमाई होती है वो जो ज़्यादा कमाई होती है वो पैसेंजर के ट्रैवलिंग से नहीं होती है, फ्रेट जो होता है ना, जैसे कोल लेके जा रहे हैं, पेट्रोलियम लेके जा रहे हैं, उससे ज़्यादा कमाई होती है। ज़्यादा कमाई इनकी फ्रेट से होती है। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा।